तो हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी में से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। हमने देखा था कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स के राइट क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं और फीचर्स क्या हैं। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड को थोड़ा और डिटेल में। पार्टनरशिप डीड के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें क्लियरली सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती हैं फॉर डूइंग द पार्टनरशिप। किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कमीशन बोनस मिलेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लॉसेस कैसे शेयर किए जाएंगे, वो सब इसमें डिस्कस किया जाता है। लेकिन इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में कितने पार्टनर्स हैं, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, बिजनेस कौन सा है, बिजनेस कहाँ पर रजिस्टर्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, सब कुछ लिखा जाता है। लेकिन बाय चांस अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाएं, पार्टनरशिप डीड रिटन होना चाहिए, ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। तो रिटन एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स भूल जाएं तब क्या होगा, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाएं या फिर कोई एक स्पेसिफिक टर्म को लेके पार्टनरशिप डीड में उसका रूल मेंशन ही नहीं है, प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा ये लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा ये लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा ये लिखना भूल गए, तो कोई भी टर्म अगर भूल गए पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन पार्टनरशिप डीड में हम एक स्पेसिफिक रूल लिखना भूल गए, तो फिर क्या रूल्स अप्लाई किए जाएंगे? बहुत ही सिंपल है। मेजरली पार्टनरशिप डीड अगर ना बने तो इन चीजों को लेकर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होती ही होती है। तो उनका सॉल्यूशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया। तो फर्स्ट जो डिस्प्यूट अराइज होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, कि अगर पार्टनरशिप डीड में हमने नहीं लिखा तो पार्टनर्स प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो जैसे पार्टनरशिप डीड बनी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स शेयर किए जाएंगे। लेकिन अगर डीड नहीं बनी तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉसेस दोनों ही इक्वली शेयर किए जाएंगे। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है क्या, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है और ये वो बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया। अब इतना तो आपको पता होगा, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस इसको अपना पैसा समझ लेता है। पैसा बिजनेसमैन ने लगाया लेकिन बिजनेस ये पैसे को अपना समझ लेता है और तब तक ये पैसा वापस नहीं करता जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता। यानी बिजनेसमैन के द्वारा अपने ही बिजनेस में लगाया गया पैसा उसका अपना नहीं है, अब बिजनेस का है। यानी बिजनेस ने अपने मालिक से कुछ पैसा इस्तेमाल करने के लिए उधार लिया है, जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। तो ऑनर ने कुछ पैसा बिजनेस में लगा दिया, जिसके बदले में ऑनर जो है वो बिजनेस से इंटरेस्ट मांगेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल है, जैसे हम आम बंदे बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करता है और पैसा कमाता है। तब तक हमें क्या मिलता है? जब तक हमने अपना पैसा बैंक में जमा करा कर रखा है, डिपॉजिट करवा के रखा है, तब तक बैंक हमें क्या पे करता है? इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर एक ऑनर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उस पैसे को यूज करके प्रॉफिट कमा के अपने ऑनर को देता है, अपने मालिक को देता है। लेकिन इसके अलावा, प्रॉफिट के अलावा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करता है। तो जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो, बिजनेस उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करता है। यानी हमेशा याद रखना
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस ने ये पैसा आपको देना है। तो अगर तो पार्टनरशिप डीड बनी है, तो जितना पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट किया होगा, उस डीड के अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज इंटरेस्ट अलाउ की जाएगी, वो हर पार्टनर को मिल जाएगी। लेकिन अगर डीड ही नहीं बनी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको यहां पर समझना हो। आपने जब अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस इस पैसे को अपना मान लेता है और अपने पास रखता है। इसको यूज करके पैसा कमा के, प्रॉफिट कमा के ऑनर को देता भी है। लेकिन जब तक ये पैसा बिजनेस का है, तब तक एक ऑनर इस पैसे को निकाल नहीं रख सकता। यस, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक ये पैसा बिजनेस का है, जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता, तब तक ये पैसा बिजनेस का माना जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई जरूरत पड़ती है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप पैसा बिजनेस में से निकालोगे, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। मान लो आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपने अपना ही पैसा बिजनेस में से निकाल लिया, जो कि आपका नहीं बिजनेस का था। कब तक बिजनेस का था? जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता, क्योंकि आपको पैसा, आपका कैपिटल तब मिलेगा वापस जब आप बिजनेस बंद कर दोगे। तो बिजनेस बंद होने से पहले आपने अपनी पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स की। अब क्योंकि ये आपने पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो बिजनेस अब इस ड्राइंग्स के ऊपर आपसे इंटरेस्ट मांगेगा। जैसे आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक आपको लोन दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट मांगता है। सिमिलरली, अगर आपने बिजनेस में से पैसा निकाला, वो पैसा जो आपका था लेकिन बिजनेस का हो चुका है, अगर वो पैसा आपने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो बिजनेस आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इनकम है, क्योंकि हर पार्टनर अपनी विड्रॉ करवाई गई अमाउंट के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा और बिजनेस को पैसे आएंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है। अगर तो डीड बनी है, डीड में जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, उतना हर एक पार्टनर से उनके ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा, तो किसी भी पार्टनर से उसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखो, कई बार क्या होता है, मान लो ये हमारा जो बिजनेस है, इसको पैसे की जरूरत पड़ती है। हर एक पार्टनर ने अपना जितना बनता था उतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर भी अगर किसी बिजनेस को, हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये लोन ले सकते हैं। लोन चाहे किसी बाहर वाले पर्सन से लिया जाए, चाहे किसी पार्टनर से लिया जाए, पार्टनर भी लोन दे सकता है। तो अगर बिजनेस बाहर वाले पर्सन से लोन लेता है, चाहे किसी इंटरनल पर्सन से लोन लेता है, उसको उस लोन की अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना एग्री किया जाएगा उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो हमारे एक पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया 5 लाख रुपीज। तो इसका मतलब बिजनेस को अब इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन कितना? जितना डीड में मेंशन्ड है। लेकिन अगर डीड नहीं बनी, तो मैक्सिमम 6% पर एनम, यानी 5 लाख के ऊपर 6% मैक्सिमम इंटरेस्ट बिजनेस पार्टनर को देगा। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया एक्सपेंस। अब जरूरी नहीं है कि भाई फर्म को ही लोन की जरूरत पड़े, हो सकता है पार्टनर को लोन की जरूरत पड़े। ये बिजनेस है और ये पार्टनर है। मान लो इस बार पार्टनर को लोन की जरूरत पड़ती है और बिजनेस जो है वो पार्टनर को 1 लाख रुपीज का लोन दे देती है। अब इस सिचुएशन में ये जो पार्टनर है, ये बिजनेस को उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। कितना? इतना एग्री किया जाएगा जितना डीड में लिखा होगा। लेकिन अगर डीड नहीं बनी और ये टर्म नहीं स्पेसिफाई की गई, तो मैक्सिमम 6% पर एनम। तब ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए इनकम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोन देता है, इंटरेस्ट उसी को तो मिलेगा ना विद प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम कितना अलाउ किया जाएगा? 6%। अगर डीड नहीं बनी तो, अगर डीड बनी है तो डीड के अकॉर्डिंग जो भी रूल है वो अप्लाई होता है।
नेक्स्ट है सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी, कमीशन, बोनस, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर डीड में लिखी है तो दो, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखी या डीड में आप स्पेसिफाई करना भूल गए या डीड ही नहीं बनी, तो किसी भी पार्टनर को उसको सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाए। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई भी बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहता है तो हर पार्टनर की कंसेंट लेना जरूरी है। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, डी नया पार्टनर एडमिट करना चाहता है, ए चाहता है कि हम डी को एडमिट करें, लेकिन बी और सी नहीं चाहते। तो जब तक इनकी रजामंदी नहीं होगी तब तक हम डी को पार्टनर नहीं बना सकते। तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज कंपल्सरी। तो ये कुछ रूल्स थे जो कब अप्लाई होंगे, जब पार्टनरशिप डीड ना बने। अब इसके रिलेटेड ना एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो मेन लाइन यही है, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उन्होंने डीड बनाई ही नहीं। अगर डीड नहीं बनाई तो अभी जो आपको रूल्स बताए ना वो आपने अप्लाई करने। तो डीड नहीं बनी, पार्टनर्स में हो गई लड़ाई। अब वो लड़ाई किस किस चीज को लेकर हुई वो हमें बताई हुई है। तो सिचुएशन नंबर 1, Amar had invested more capital than the other partners and asked for interest on capital at the rate 10%। अमर कहता कि भाई मैंने करण और चारू के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा लगाया है, तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज्यादा दो। लेकिन करण और चारू कहते नहीं, जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उतना ही मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड तो बनी ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, क्या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो अमर एज वेल एज अदर पार्टनर्स आर नॉट हैविंग एनी राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो आपने पूरा क्लियरली ऐसे स्पेसिफाई करना है। सेकेंड, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस and demand a salary of rupees 5,000 per month, but Amar and Charu do not agree with him। करण कहता कि भाई मैंने ना ज्यादा टाइम दिया बिजनेस को, तो ज्यादा टाइम देने का मतलब है मेरे को सैलरी भी ज्यादा दी जाए। तो वो 5,000 पर मंथ डिमांड कर रहा है, जबकि अमर और चारू कहते कि नहीं मिलनी है सैलरी। तो पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, नो सैलरी, कमीशन, बोनस विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ऐसे ही अब थर्ड सिचुएशन देखो क्या है। थर्ड सिचुएशन में हमें कह रहे हैं, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। अब चारू ने ना फर्म को लोन दिया, कितना, 50,000, और चारू कहती कि भाई मेरे को इस लोन के ऊपर ना 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। डीड तो बनी नहीं है। अगर डीड नहीं बनी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ कर सकते हैं, 6% पर एनम। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, 6%। as there is no partnership deed, so the Charu will get maximum 6% per annum interest on loan। Next point, Amar withdraw 10,000 from the firm for his personal use। अमर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए बिजनेस में से निकाले। करण एंड चारू डिमांडेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम हिम 10% पर एनम। करण और चारू कहते कि अमर की इस ड्रॉइंग्स के ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। लेकिन पार्टनरशिप डीड तो बनी ही नहीं। तो अमर क्यों ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दे, तो क्योंकि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, दैट इज व्हाई अमर विल नॉट बी चार्ज्ड एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स। उसकी ड्राइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूल कहता है ना, डीड नहीं बनी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने कर लिए। नेक्स्ट है, profit for the year before the above claims was distributed in the capital ratio 50,000। Amar demands the profit to be distributed in capital ratio। अब पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं। अमर कहता कि जो हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट शेयर दे दिया जाए, लेकिन डीड तो है ही नहीं। अगर डीड नहीं है फिर प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली। यहाँ पर हमने रीड किया था ना, इक्वल,
दैट इज वाई इक्वली। Karan wants to introduce his son Inder as a partner. चारू objects to his proposal. अब करण जो है वो अपने सन को इंदर को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, लेकिन अमर भी मान गया, लेकिन चारू नहीं मान रही है। तो क्या वो इंदर को एडमिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि सबका एग्रीमेंट होना, सबकी कंसेंट होना ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर कर देते हैं, ताकि हम आने वाले सेशंस में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकें। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? अ माइनर पर्सन विल बी एडेड टू द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ बिजनेस आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक माइनर को अगर आप एज अ पार्टनर एडमिट करते हो तो एडमिट किया जा सकता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट, नॉट फॉर द लॉसेस। सेक्शन 31, a new partner may be admitted after the consent of all the partners. A partner may be admitted with the condition of agreement. जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करो ना, तो सभी पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेना जरूरी होता है। और सेकंड, एग्रीमेंट के साथ कोई कंडीशन लगाकर भी आप एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एडमिट करो, नहीं हो रही तो उसको पार्टनर बनाओ ही नहीं। सेक्शन 32, अ पार्टनर में रिटायर आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 32 कहता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होके जाना चाहता है तो सभी की कंसेंट से रिटायर होके जा सकता है, या फिर जब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया तब भी वो बिजनेस छोड़ के जा सकता है। सेक्शन 69, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपल्सरी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डीड बनाना भी कंपल्सरी नहीं है। आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाओ चाहे ना करवाओ, वो भी कंपल्सरी नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको बेनिफिट होता है। आप किसी पे केस कर सकते हो अगर कोई धोखाधड़ी आपके साथ होती है। सेक्शन 35, इफ नथिंग इज मेंशन्ड और एग्रीड द फर्म विल बी डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और फर्म ने इसकी कोई कंडीशन बनाई ही ना हो तो बिजनेस को बंद करना जरूरी है, डिसॉल्व करना पड़ेगा, दोबारा स्टार्ट करनी है। हाँ, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बिजनेस कंटिन्यू किया जाएगा, या टर्म्स लिखी हुई हैं कि डेथ पे क्या करना है, तो बिजनेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने डिटेल में देखा कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं बनता है तो क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।